अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशन जो होती हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने जो हर चीज़ को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है, ठीक है। लेट्स से हमारा एक बिजनेस है। हमारा किस चीज़ का बिजनेस है? फॉर एग्जांपल हम शूज़ सेल करते हैं, ठीक है। हमारी शूज़ की शॉप है, या हमारी, हाँ, शूज़ की शॉप है, ठीक है। अच्छा, शूज़ हमारा बिजनेस है। अब सबसे पहले अ, हमारी सबसे पहली चीज़ होती है, टर्म हमें पता होनी चाहिए, वो होती है एसेट, ठीक है। एसेट क्या होता है? अब ये बिजनेस टर्म नहीं है, वैसे भी आपको पता है कि एसेट क्या होता है, ठीक है। थिंग्स दैट आर ऑन बाय द बिजनेस। ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास व्हाट इज एसेट? एसेट इज थिंग्स दैट आर ऑन बाय द बिजनेस, एनीथिंग। जब आपके बिजनेस में कुछ भी पड़ा हुआ है ना, लाइक वो आप ऑन करते हो, वो आपके, तो दैट्स एसेट। सिंपल डेफिनेशन, हम इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जिस बिल्डिंग के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपकी शूज़ की दुकान है, या आपकी जो शूज़ की दुकान है ना, वो भी आपका एसेट है। बिल्डिंग हो गई, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बिल्डिंग, दैट्स योर एसेट, ठीक है। जिस जमीन के ऊपर आपका दुकान है, ठीक है, लैंड, लैंड इज ऑल्सो योर एसेट, ठीक है। बिजनेस में आपने कुछ व्हीकल्स रखी होंगी, सही है, वो बिजनेस के लिए काम करती होंगी, इधर उधर शूज डिलीवर करना, लेके आना, ठीक है। वो जो व्हीकल्स हैं वो भी आपका एसेट है, वो आप ऑन कर रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, दैट्स योर एसेट, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैश है, कैश जो बिजनेस में आप कस्टमर को सेल करके आपके पास कैश आएगा, या जो भी आपके पास कैश है उसमें, ठीक है, वो आपका एसेट है। आपका जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, वो भी आपका एसेट है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को शूज़ बेचे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है हमने बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेगा ना। वो जो बैंक अकाउंट है वो भी आपका एसेट है, ठीक है। फिक्सर एंड फिटिंग, वो भी आपका एसेट है। फिक्सर एंड फिटिंग क्या होता है उसमें मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लें आप। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है उस पर भी मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होती है आपकी गुड्स, ठीक है। जिस चीज़ का आपका बिजनेस है वो आपकी इन्वेंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेंट्री क्या होती है? शूज़ का बिजनेस है, तो शूज़ आपके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। शूज़ आपके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। अच्छा, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा एसेट क्या होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डेफिनेशन पे आने से पहले हम देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, ठीक है। हमें पता चला देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। एक होते हैं जी नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, और एक होते हैं करेंट एसेट्स, ठीक है। एक होते हैं नॉन करेंट एसेट्स, एक होते हैं करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में शूज़ की दुकान है आपकी, ठीक है। अब कस्टमर आया, अब शूज़ की दुकान में आपके पास टेबल पड़ा होगा, रिसेप्शन बना होगा ना, ठीक है। टेबल पड़ा होगा, चेयर पड़ी होगी, कस्टमर जो है वो बैठ के चेयर पे शूज़ टेस्ट कर रहे हैं। अब एक कस्टमर आया, उसने आपको बोला कि मुझे ये चेयर कितने की दोगे? यार आपने बोला मैंने ये चेयर बेचने के लिए थोड़ी रखी है, क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। वो जो चेयर है ना, वो भी आप ऑन करते हो, वो आपका एसेट है, ये वो भी आपका एसेट है, लेकिन वो आपने बेचने के लिए थोड़ी रखी हुई है, वो आपका नॉन करंट एसेट है, ठीक है। उससे आपका कैश जनरेट नहीं हो रहा है, वो आप बेच नहीं रहे, ठीक है। तो उसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एसेट्स दैट आर owned by a business that are not easily converted to cash within a year, ठीक है। वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती विदिन अ ईयर, मतलब चेयर है ना एक पड़ी हुई है आपके पास, तो वो अब आप मोस्ट प्रॉब्ली वो आप सालों चलेगी, ठीक है। सालों आप वो चेयर रखोगे जब तक वो टूट नहीं जाती, विदिन अ ईयर तो उस पर कोई कैश जनरेट नहीं हो रहा है, सही है। NCA are for long term use by the business and are expected to help generate income। हेल्प जरूर करेंगे, कस्टमर आके बैठ रहे हैं वहाँ पे, शूज टेस्ट कर रहे हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं एक तरफ से, आपकी आपकी इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन वो इनकम जनरेट करके डायरेक्टली नहीं दे रहे, ठीक है। दैट्स योर नॉन करेंट एसेट, ठीक है। इसी तरह टेबल पड़ा होगा, इसी तरह वहाँ पे और जो आपकी चीज़ें पड़ी होंगी, वो सब आपके नॉन करेंट एसेट होंगे जो हेल्प कर रहे हैं सिर्फ जनरेट इनकम करने में, ठीक है। आप खुद से नहीं है तो किधर आगे कस्टमर बैठेगा शूज टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल है नॉन करंट एसेट की, आपकी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग आपने बेचनी थोड़ी है, आपकी तो शूज़ की दुकान है, वो बिल्डिंग के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके शूज़ पड़े हुए हैं वहाँ, आप शूज़ बेचते हो, तो दैट बिल्डिंग इज योर नॉन करंट एसेट, ठीक है। इसी तरह आपके पास लैंड है, जिस लैंड के ऊपर आपकी ये शॉप है,
वो आपका नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। व्हीकल्स हैं, व्हीकल बेचने के लिए थोड़ी है, लैंड बेचने के लिए थोड़ी है, बिल्डिंग बेचने के लिए थोड़ी है। इसी तरह फिक्सन एंड फिटिंग, फिक्सन एंड फिटिंग क्या होता है, अब इसको छोड़ दें, ये भी आपका नॉन करंट एसेट होता है। ठीक है। अब अब ये जो नॉन करंट एसेट होते हैं ना, इसको पहचाना कैसे जाता है, इसकी जो लाइफ होती है ना, वो मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसकी लाइफ जो होती है नॉन करंट एसेट की, मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं, ये आपके सामने जो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, बिल्डिंग है, इसकी लाइफ अब आप बेच तो नहीं दोगे विद इन ईयर, एक्सपेक्टेड है आप इसे सालों साल यूज़ करोगे। लैंड है, व्हीकल है, मोर देन 1 ईयर है सबकी लाइफ। ठीक है। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट भी, इक्विपमेंट्स जो पड़ी हुई हैं, वो सब भी आपकी नॉन करंट एसेट होती है। ठीक है। तो ये हो गया जी नॉन करंट एसेट। उसके बाद हमारे पास आते हैं करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट इज अ शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है। करंट एसेट होते हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट होता है, दैट द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू यूज अप, कन्वर्ट इनटू कैश और सेल विद इन अ ईयर। ठीक है। अब इसकी जो लाइफ है ना, इसकी लाइफ लेस देन अ ईयर है। अब मैं लिख रहा हूँ लाइफ लेस देन अ ईयर। अच्छा जी। तो हम ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हो कैश में, सेल विद इन अ ईयर। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी जो एसेट की है ना, करंट एसेट की है, वो है इन्वेंट्री। ठीक है। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है जो आप सेल करने के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। मतलब आपका जिस चीज का बिजनेस है, जिसे आप रीसेल कर रहे हो, वो आपकी इन्वेंट्री है। शूज है ना आपके, शूज आप बेच रहे हो, आपकी मेन प्रोडक्ट है। ठीक है। शूज आप बेच रहे हो, शूज आपकी इन्वेंट्री है, उसको आप रीसेल के लिए यूज कर रहे हो, वो आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है। तो इसको गुड्स भी कहते हैं। ठीक है। ये गुड्स है आपकी। ठीक है। शूज आपकी गुड्स है। तो ये हमारे हो गए करंट एसेट। अब ऑब्वियसली आपका इन्वेंट्री है आपकी, तो आप विद इन ये भी सेल कर दोगे ना। ठीक है। विद इन ये भी सेल करोगे ना। ये तो नहीं कि 2 साल पड़ी रहेगी, 4 साल पड़ी रहेगी। सही है। बिजनेस कर रहे हो आप, जाहिर है शूज सेल करोगे। ठीक है। इसी तरह अब जो कैश होता है आपके पास, ठीक है, वो भी एक्सपेक्ट, कैश जो है वो भी आपका करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि वो यूज हो जाएगा विद इन ईयर। ठीक है। मतलब आप उससे मोर इन्वेंट्री बाय कर लोगे। सही है। वो पड़ा तो नहीं रहेगा ऐसे ही। ठीक है। मोर इन्वेंट्री बाय करोगे उसको सेल करने के लिए आगे कस्टमर्स। ठीक है। तो कैश भी यूजअप हो जाएगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं ऑब्वियसली वो भी आपका करंट एसेट है। ठीक है। बैंक अकाउंट भी लाइफ लेस देन ईयर है। सही है। ये भी करंट एसेट हो गया। सही है। और ट्रेड रिसीवेबल भी आपके करंट एसेट होते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, हम उस पर आते हैं। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, यहाँ पे ना, हमारी ना दो टाइप्स ऑफ, जब हम गुड्स बेचते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप शूज बेच रहे हो। सही है। आप शूज का बिजनेस है, आप शूज बेच रहे हो। ठीक है। अब एक तो आप बेच सकते हो उसको कैश पे। ठीक है। एक आप बेच सकते हो उस पे कैश पे, या मैं लिख देता हूँ सेल ऑन कैश। ठीक है। और एक आप बेच सकते हो उसको क्रेडिट पे, सेल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे क्या मतलब, उधार पे। पैसे आपको बाद में मिलेंगे। ठीक है। पैसे आपको बाद में मिलेंगे। ठीक है। पैसे आपको बाद में मिलेंगे, उसका मतलब होता है सेल ऑन क्रेडिट। अच्छा। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर एक्स को सेल किया। ठीक है। आपने मिस्टर एक्स को सेल किया उधार पे, क्रेडिट पे। अब वो जो मिस्टर एक्स है ना, वो आपके लिए रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है। क्यों? क्योंकि उससे आपने पैसे रिसीव करने हैं फ्यूचर में। ठीक है। तो वो जो मिस्टर एक्स है ना, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है। इसी तरह आपने अहमद को सेल की। ठीक है। अहमद को आपने शूज सेल किया, वो भी उधार पे। ठीक है। आपने उसे कहा 1 महीने बाद पैसे देने हैं, तो वो जो अहमद है ना, वो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है। ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, ये क्या होता है, ये ये आपका करंट एसेट में आता है। ठीक है। आपके एसेट होते हैं ये, क्योंकि आपने फ्यूचर में इनसे पैसे रिसीव करने हैं, आपने इनको उधार पे सेल की हुई है, ये आपका करंट एसेट है। ठीक है। एसेट है, करंट एसेट है। तो ये हो गया हमारे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं इससे आगे। ठीक है। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज पे। ठीक है। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल आप शूज़, हमारा बिजनेस किसका था, शूज़ का था। ठीक है। तो अब शूज़ के बिजनेस में, अब शूज़ बेच रहे हो तो ला कहाँ से रहे हो, ऑब्वियसली आप सप्लायर से ले रहे होगे। ठीक है। सप्लायर से आप बल्क में उठा रहे होगे। ठीक है। तो अब वो जो सप्लायर है, फॉर एग्जांपल वो, उसकी फैक्ट्री सप्लायर की, तो उसे आप बल्क में लेते हो स्टॉक। ठीक है। तो अब आप उसे जो है वो, आप उसे फॉर एग्जांपल
क्रेडिट परचेज करते हो उसे, ठीक है। जिस तरह हम अभी अपने कस्टमर को बेच रहे थे ना, सेल कर रहे थे, तो वो क्रेडिट सेल थी, ठीक है। अगर अगर कैश पे कर रहे हैं तो कैश सेल थी, अगर उधार पे कर रहे हैं तो वो क्रेडिट सेल थी। इसी तरह अब हम अगर अपने सप्लायर से खरीद रहे हैं शूज़ स्टॉक में, ठीक है, हमने उससे कहा यार हम उधार पे ले रहे हैं आपसे, ठीक है, उधार पे ले रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर ना लायबिलिटी है कि हमने उसे पे करना है फ्यूचर में। हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि हमने उसे फ्यूचर में पे करना है, तो इसे हम कहेंगे ट्रेड पेएबल। आप ट्रेड पेएबल हो सप्लायर के, ठीक है, आप सप्लायर के ट्रेड पेएबल हो, आपने उसे पैसे देने हैं, ठीक है। ट्रेड जो अमाउंट आपने देनी है उसे, लाइबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? द अमाउंट दैट इज ऑर्ड बाय द बिजनेस टू अदर पीपल। द अमाउंट दैट इज ऑर्ड बाय द बिजनेस टू अदर पीपल, आपका बिजनेस है, ठीक है, आप ओ कह रहे हो अमाउंट जो आपने देनी है, ठीक है, आपने देनी है सप्लायर को। तो ये आपकी एग्जाम्पल है लाइबिलिटीज की, कि आप लायबल हो पे करने के लिए उसको, सप्लायर को, ठीक है। तो ट्रेड पेएबल आपकी एग्जाम्पल होगी लाइबिलिटी लाइबिलिटी की, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल होती है लाइबिलिटी की, लोन, ठीक है। लोन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस को लोन की जरूरत है, तो आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। अब आपने बैंक से लोन लिया ना, तो अब आप लायबल है ना बैंक को वापस पे करने के लिए, ठीक है। आप आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपने बैंक को वापस भी पे करना है, ठीक है। तो फिर से डेफिनेशन बढ़ते हैं, द अमाउंट दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस टू अदर पीपल, मतलब बैंक को जब अपने पैसे वापस करने हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह ट्रेड पेएबल, जो आपने सप्लायर को पैसे देने हैं, आपने उसको उधार पे लिए थे शूज़, ठीक है, स्टॉक उठाया था उधार पे, तो ये आपकी होती हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। द अमाउंट दैट इज ओड बाय द बिजनेस टू अदर पीपल। अब जो लाइबिलिटीज होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं करंट लाइबिलिटी के ऊपर, ठीक है। हम आते हैं करंट लाइबिलिटी के ऊपर, ये हमारी होती है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी क्या होती है? द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन अ ईयर, ठीक है। इसकी जो लाइफ होती है वो लेस देन 1 ईयर होती है, ठीक है। जिस तरह ऊपर हमने देखा था करंट एसेट की भी लेस देन ईयर होती है, इस तरह करंट लायबिलिटी की भी लेस देन ईयर होती है, ठीक है। लेस देन ईयर इसकी लाइफ होती है। ओह, लेस देन ईयर इसकी लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेस देन ईयर इसकी लाइफ होती है, यहाँ पे आप लिख लेना लेस देन ईयर लाइफ होती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन अ ईयर, ठीक है। एग्जांपल ट्रेड पेएबल, अभी मैंने बताया ट्रेड पेएबल की एग्जांपल, ठीक है। आप किसी से उधार पे ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं कहोगे आप उसे कि मैं आपको 2 साल बाद पेमेंट करूंगा, ऑब्वियसली उसकी जो लाइफ है वो लेस देन ईयर ही होगी। 5 महीने में पे कर दूंगा, 6 महीने में पे कर दूंगा, 1 महीने में पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी होगी करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल, ट्रेड पेएबल, सही है। इसी तरह होती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, सही है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है जी? इज अ डेट दैट बिजनेस ओज बट इज नॉट ड्यू टू पे फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। डेट क्या होता है? आपका लोन होता है, ठीक है। डेट दैट बिजनेस ओज बट इज नॉट ड्यू टू पे फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, मतलब उसकी जो लाइफ है ना वो मोर देन अ ईयर होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोर देन 1 ईयर लाइफ होती है, ठीक है। मतलब वो आपने बैंक से अगर लोन लिया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है, 5 साल बाद, बैंक को हमने कहा 5 साल बाद वापस करेंगे, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो ऐसी लाइबिलिटी जो पेएबल है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, वो आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। तो आई होप दिस इज नाउ क्लियर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है? आपने शूज़ का बिजनेस स्टार्ट किया होगा जब, ठीक है, आपने जब शूज़ का बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, ठीक है। आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, सही है। तो उसमें आपने बिल्डिंग ली होगी, ठीक है, दुकान ली होगी, गाड़ी ली होगी बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए, ज़ाती पर्पज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। बिल्डिंग ली होगी, गाड़ी ली होगी, सही है, शॉप ली होगी, तो वो सब जो लिए ना, आपने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के लिए, शूज़ शूज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और आपने जो उस पर पैसा लगाया है बिजनेस में, आपने जो बिजनेस पे पैसा लगाया है, इनिशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कैश लगाया है, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर कैपिटल, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे आओ। एनी रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर, आप ओनर हो टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए,
रिसोर्सेज आर मनी, जो आपने पैसे लगाए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग, व्हीकल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कैपिटल इज एनीथिंग जो आप अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इनकम। व्हाट इज इनकम? अब ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है इनकम क्या होता है, ठीक है। मनी दैट इज अर्नड और रिसीव्ड इन अ गिवन पीरियड। सिंपल है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत थोड़ी होती है, ठीक है, लॉजिकली याद रखना होता है। सही है। तो इनकम की एग्जांपल क्या है? रेंट रिसीव कर रहे हो आप, आपने घर यार दिया हुआ है रेंट पे, उससे जो आपकी इनकम आ रही है मंथली, वो आपकी रेंट रिसीव कर रहे हो, इनकम है। ठीक है, या कोई भी इनकम, कुछ भी इनकम कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इनकम। सिंपल। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? अब एक्सपेंस का भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस भी आपको पता है क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। कॉस्ट फॉर आइटम और रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड अप इन कोर्स ऑफ डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो डेली के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, छोटे मोटे, चाय पानी के, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हो, बिजनेस शॉप है ना आपकी शूज़ की, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना है ना। टेलीफोन का बिल होगा, इंटरनेट लगवाया होगा, उसका बिल होगा। छोटे छोटे ये जो चीज़ें एक्सपेंसेस हैं आपके, बिजनेस एक्सपेंसेस है ना ये, तो ये सब आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। या रेंट पे कर रहे हो आप, दुकान फॉर एग्जाम्पल आपकी रेंट पे है, आपकी अपनी नहीं है, तो उसका जो आप रेंट पे कर रहे हो वो आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। डन सीन है। ओके। सो क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ तक सब कुछ। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ होती है इन्वेंट्री, जो मैंने अभी बताया, आपकी शूज़ आपकी इन्वेंट्री है, जो रीसेल पर्पज़ के लिए आप लेते हो, ठीक है। शूज़ आपकी इन्वेंट्री है, जो आप सेल कर रहे हो, आपके गुड्स हैं। इट इज़ कॉल्ड एज गुड्स, दीज आर आइटम्स बॉट फॉर रीसेल पर्पज़, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज गुड्स, दीज आर आइटम्स बॉट फॉर रीसेल पर्पज़, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेंट्री होती है, जिस तरह अभी शूज़ हमारे थे। सही है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब ना दो तीन बातें मैं और बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए दो तीन बातें और ये वाली चीज़ें अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है। ये अभी नोट डाउन नहीं करनी, ये वाली चीज़ अभी नोट डाउन नहीं करनी, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ दो तीन चीज़ें और हैं, और वो ये हैं कि फॉर एग्जांपल यार, फॉर एग्जांपल आपने आपने ना सप्लायर से परचेज की थी, ठीक है। सप्लायर से आपने परचेज की थी, शूज़ परचेज किए थे सप्लायर से, ठीक है। अब वो शूज़ हमने रीसेल पर्पज़ के लिए परचेज किए ना, तो अब उसको जो लिखोगे ना, वो परचेज के नाम से लिखोगे, ठीक है। परचेज के नाम से लिखोगे, शूज़ के नाम से नहीं लिखोगे, परचेज के नाम से लिखोगे, ठीक है। परचेज के नाम से लिखोगे, सही है, क्योंकि वो रीसेल पर्पज़ के लिए ले रहे हो आप। ओके। इसी तरह जो अब आप सेल्स कर रहे हो, परचेज, अच्छा, उसके बाद सेल कर रहे हो, तो अब वो जो चीज सेल कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, शूज का बिजनेस है ना, तो उसको आप सेल के नाम से लिखोगे, शूज के नाम से नहीं लिखोगे, सेल के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ना आपके बिजनेस में नॉन करेंट एसेट्स थे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बिल्डिंग थी, आपने फैसला किया यार ये फॉर एग्जाम्पल व्हीकल थी, ठीक है। बिल्डिंग, सॉरी, व्हीकल और बिल्डिंग दोनों नॉन करेंट एसेट होते हैं, ठीक है। तो व्हीकल आपकी जो है ना वो नॉन करेंट एसेट है। अब आपने फैसला किया यार ये व्हीकल बेचनी है, बहुत पुरानी हो गई है, नहीं लेते हैं, ठीक है। वो व्हीकल आपके बिजनेस का पार्ट तो है, नॉन करेंट एसेट है, लेकिन वो रीसेल पर्पज के लिए थोड़ी आप यूज करते हो, मतलब उसको रीसेल थोड़ी करते हो, गाड़ियों का काम थोड़ी है आपका, आपका तो शूज का काम है। तो जो व्हीकल है आपकी नॉन करेंट एसेट है, तो जब आप वो व्हीकल सेल करोगे ना, तो उसको व्हीकल के नाम से ही लिखोगे, ठीक है। व्हीकल के नाम से ही लिखोगे, उसको नहीं लिखोगे सेल, उसको सेल नहीं लिखोगे, उसको व्हीकल लिखोगे, ये व्हीकल सेल कर रहे हो, ठीक है। ये बातें आगे चल के समझ आएंगी जब हम एंट्रीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सही है। और जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा उसमें ये चीज़ें हो रही होंगी, सही है। तो कोई भी जब आप नॉन करंट एसेट सेल करते हो, तो उसको अपने नाम से लिखते हो, क्यों? क्योंकि उसका आपका बिजनेस नहीं है, वो आप वैसे ही बेच रहे हो, व्हीकल आप वैसे ही बेच रहे हो, चेंज करनी है आपने। लेकिन जब आप ऐसी चीज, जो गुड्स होते हैं हमारे, जो हमारी इन्वेंट्री होती है, जो हमने सप्लायर से परचेज की है, तो उसको परचेजेस लिखोगे, जो हमने सेल करने आगे कस्टमर को, उसको सेल्स लिखोगे। लेकिन नॉन करंट एसेट जो आप परचेज सेल कर रहे हो, उसको अपने नाम से लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे शूज, अगर शूज का बिजनेस है, तो उसकी परचेज सेल कर रहे हो, तो उसको शूज के नाम से नहीं, उसको परचेज और सेल के नाम से लिखोगे, ठीक है। एक बात आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में जब देखेंगे तो ये क्लैरिटी हो जाएगी, जब इंक्रीज करेंगे इसकी तो क्लैरिटी हो जाएगी, इसका क्या मतलब, लिखने का क्या मतलब है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब इसी तरह ना हमारी परचेज रिटर्न भी होती है, ठीक है। परचेज रिटर्न भी होती है। परचेज रिटर्न क्या होती है? जो अब आपने सप्लायर से शूज़ खरीदे फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्टॉक लिया पूरा। अब उसमें ना 50 पीसेज ऑफ शूज़ खराब निकल आए, ठीक है, उसमें कोई ना कोई मसला था, उसका कपड़ा फटा हुआ था या जो मर्जी, आपने वो रिटर्न करना है सप्लायर को, तो ये हमारी परचेज रिटर्न होती है। ठीक है, सप्लायर को आप गुड्स वापस कर रहे हो, अपने शूज़ वापस कर रहे हो जो आपने खरीदे थे कस्टमर को बेचने के लिए आगे, वो आप सप्लायर को वापस कर रहे हो उस किसी भी रीज़न की वजह से, वो आपकी परचेज रिटर्न है। ठीक है। इसी तरह अब सेल रिटर्न क्या होती है? ठीक है, सेल रिटर्न क्या होती है? ये आप अपने वर्ड्स में देख सकते हो इसका। ठीक है, मुझे कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, समझना है सिर्फ। हाँ, सेल रिटर्न क्या होती है? आपके कस्टमर्स ने आपको शूज़ वापस किए, आपने कस्टमर्स को शूज़ बेचे थे ना, सेल की थी। ठीक है, सेल की थी, तो अब सेल रिटर्न का क्या मतलब है? जब कस्टमर से गुड्स वापस मिल रहे हैं, शूज़ उसने वापस कर दिए किसी किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जाम्पल डैमेज शूज़ उसने ले लिया या उसका मूड चेंज हो गया, उसने जो सेल रिटर्न कर दी, ठीक है, वो जो गुड्स वापस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सेल रिटर्न। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म होती है ड्राइंग्स। या ड्राइंग्स, इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं, यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ऑनर विदड्रॉ समथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे ये फ्रॉम है, ठीक है, फ्रॉम कर लेना, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। यार सिंपल सी बात है कि बिजनेस में आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस का बैंक अकाउंट है, ठीक है, अब वो बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना, सही है, आपका वजाती तो नहीं है। तो अब अचानक कोई फैमिली में बीमारी हो गई आपके, ठीक है, तो अब उसके लिए पैसे चाहिए थे, पैसे ही नहीं थे हमारे पास, तो हमने बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। आप ऑनर हो ना, हमने बिजनेस बैंक अकाउंट से टेम्परेरी तौर पे पैसे निकाल लिए। ठीक है, 2 लाख 3 लाख निकाल लिए, सही है, जरूरत थी आपको। वो जो आप निकाल रहे हो ना पैसे, वो आपकी ड्राइंग्स हैं, वो आप बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहे हो। कैपिटल तो वो होता है ना जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ड्राइंग्स उसका ऑपोजिट है, जो आप बिजनेस से चीज ले रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप ये टर्म्स क्लियर है। ये क्लास मेन फोकस कर रही थी टर्म्स के ऊपर, जो कि हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डबल एंट्री। ठीक है, वो लेक्चर आप देखेंगे, उस लेक्चर के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगा। इस तरह हमारी डबल एंट्री की प्रैक्टिस, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी जब तक इस पर ग्रिप नहीं आ जाएगी। डबल एंट्री हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।